पर आप आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी से क्या समझे? मेटल किस तरह से एक्टिव रहेगा, किस तरह से एक्टिविटी करेगा, वो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोगों ने ऊपर देखा है कि जो मेटल है वो टॉप टू बॉटम आ रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी घटती जा रही है। तो वही चीज इसने बताया कि द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू गेट ऑक्सीडाइज डिक्रीज from the top to bottom, the reactivity of metal decrease in going down the series। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मेटल की रिएक्टिविटी घटती जाएगी। और अब हम बात करें कि ये ऑक्सीडाइज्ड क्यों। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। कैसे? दो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, नीड नहीं है भाई साहब। इजीली जिसका ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पा रहा मतलब वो तो लेस रिएक्टिव हुआ ना। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। देखो यहाँ CuSO4 है, दिख रहा है ये साल्ट सॉल्यूशन है और Zn अपना एक मेटल है। तो यहाँ पर हम बात करने लग रहे हैं कि अ मेटल कैन डिस्प्लेस एनी अदर मेटल प्लेस बिलो इन इट द सीरीज फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ द इसका जो साल्ट सॉल्यूशन है उससे वो इजीली कर सकता है। अब ये ऑफ द लेटर लिख रखा है इसने। हाँ तो ये बाद में आगे इस चीज इजीली चेंज कर सकता है। तो अनोदर आ सकता था यहाँ पर, या फिर लेस वाला आ सकता था। तो आप लोग इतना ज्यादा उस पर ध्यान देना मत। फिलहाल के लिए इस पे ध्यान देगी जो भी मेटल, कोई भी मेटल दूसरे के साल्ट सॉल्यूशन को आपस में एक्सचेंज कर सकता है, अपना बना सकता है। बट कंडीशन सिर्फ एक होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसके ऊपर होना चाहिए, या फिर जिसको रिप्लेस कर रहा है वो नीचे। जैसे जेडन सीयू के ऊपर आता है तो सीयू कहाँ है? जेडन के नीचे। तो जेडन प्लस CuSO4 ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ रखी है। इसमें और लगा के दे रखा है कि पहले भाई साहब Cu2 प्लस आयन था तभी तो उसका नीचे अंदर गोल बन रहा था और जेडन मेटल था। तो जेडन ने उसे रिप्लेस किया तो जेडन 2 प्लस बना और Cu अपने उसमें चल गया। अब अगर हम बात करें ऐसा क्यों हुआ, क्यों जेडेन ज्यादा रिएक्टिव दिख ही रहा है आपको, तो जेडेन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 है। और जो सीयू का रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस में है। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ? सीयू का जो चीज प्लस में। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ कि जो जिसका रिडक्शन जल्दी हो, ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन जल्दी हो, इजीली रिडक्शन हो पाए। जेडेन का रिडक्शन नहीं हो पा रहा इजीली, इसलिए उसका माइनस में आ रहा है। ध्यान से देख लेना, आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ये। तो जिसका रिडक्शन जल्दी होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ज्यादा। आ जाओ अगले टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल्स फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो ये जो भी हाइड्रोजन के ऊपर के एनी मेटल प्लेस अबोव हाइड्रोजन इन ECS कैन डिस्प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अगर कोई भी मेटल कहाँ पर है? हाइड्रोजन के ऊपर है। कहाँ पर? ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो वो डिस्प्लेस कर सकता है डाइल्यूट एसिड से। जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन गैस उड़ा देगा वो। कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। आपने वैसे भी पढ़ रखा होगा कि हाँ भाई मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ये एसिड के साथ। आप लोगों को आइडिया होगा जब भी अपन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन मुक्त होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्साइड्स इज द वैल्यूज ऑफ SRP करना यहाँ पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नोट SHP। SRP रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इन द गोइंग डाउन। जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो उसका रिडक्शन अच्छी है, ऑक्सीडेशन कम होगा तो रिडक्शन बढ़ेगा। यही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल डिक्रीज। कि अगर रिडक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कम होंगे नहीं होंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल डिक्रीज। देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा, रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन से ही तो ऑक्साइड बनेगी। तो अगर नहीं हो पाया तो धीरे धीरे जिसका रिडक्शन ज्यादा है
उधर की तरफ जा रहे हो तुम, टॉप से बॉटम की तरफ, तो रिडक्शन बढ़ रहा है ना भाई साहब। रिडक्शन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, आप ही बता दो। बताओ बताओ क्या होना चाहिए। ऑक्सीडेशन कम तो फिर ऑक्साइड कैसे बनेगा। और ऑक्साइड बन भी गया तो स्टेबल नहीं होगा, टूट जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। यही है, यही होगा ना। अब आते हैं अपन अपने फिफ्थ टॉपिक पे, जो मेनली है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। वैसा वाटर में से हाइड्रोजन को अलग करना है, तो जो भी मेटल्स हैं, द मेटल्स अबव आयरन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। जो आयरन के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं सारे किसको रिप्लेस कर देते हैं अपने। बताओ किसको रिप्लेस कर देते हैं, व्हाट। बताओ बताओ बताओ, हाइड्रोजन को। चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम एंड बिलो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और उससे नीचे वाले हाइड्रोजन हॉट वाटर या हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन को निकालेंगे। मैग्नीशियम के ऊपर वाले नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लेते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कर लेते हैं। जो सोडियम है मैग्नीशियम के ऊपर आता है, ये रिएक्ट कर रहा है, NaOH बनाया, कोई दिक्कत है ही नहीं। रिडक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम हाइड्रोजन, वैसे रिडक्शन क्या है मेटल्स का। भाई बिलो आयरन इन ECS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी आयरन के नीचे होगा सबको इजीली रिड्यूस किया जा, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, इनको इजीली रिड्यूस करा जा सकता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के। इनमें हाइड्रोजन जो, क्यों, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसीलिए भी शायद, अगर तुम लोगों को तो पता नहीं है, पर कैंसर के इलाज में भी गोल्ड का यूज करने का चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वजह से गोल्ड में एक बड़ा आपको प्राइस इश्यू देखने को मिलेगा जो अफोर्डेबल नहीं होगा। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। भाई साहब सबसे पहले ज्यादा F2 की होगी, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की।